अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईस्ट लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड वॉच हिस्ट्री बुक 2 का यूनिट नंबर 8 करेंगे, द एक्सपेंशन एंड द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इम्पीरियर शाहजहाँ के बारे में। जब शाहजहाँ मुगल इम्पीरियर बना तो उसने आराम से इस्टेब्लिश कर ली अपनी कंप्लीट अथॉरिटी को इंडिया में। शाहजहाँ ने ऑर्डर दिया था बनाने का एक ज़बरदस्त नया थ्रोन, एक नया तख्त बनाने का ऑर्डर दिया था जिसे पीकॉक थ्रोन का नाम दिया गया, जो कि इम्पीरियल पैलेस यानी रॉयल पैलेस में आगरा में के बनाया गया। ये गोल्ड और सिल्वर से बनाया गया था और इनक्रस्टेड यानी कवर किया हुआ था। इस तख्त पे उसको कवर किया हुआ था कीमती पत्थरों से, जिनमें से एक पत्थर का नाम क्या था, कोहिनूर डायमंड था। कोहिनूर डायमंड के बारे में इट्स अ फैक्ट में लिखा गया है कि कोहिनूर डायमंड जो है वो ट्रेड करता हुआ हिंदुओं के पास पहुंचा। बहुत सारे हिंदुओं ने इसको ट्रेड किया था, जैसे कि सिख, और इसके बाद ये मुसलमान रूलर्स के पास गया और आखिर में इसे ब्रिटिशर्स ने ले लिया 1849 में। फोकलोर यानी कहानियों में बताया जाता है कि जिसके पास ये डायमंड होता है वो इस दुनिया को ओन करता है, यानी उसकी मिल्कियत में होता है ये दुनिया। लेकिन जो है उसे अपने मिसफॉर्च्यून्स यानी जो उसके साथ बुरा होने वाला होता है उसके बारे में उसे पता चल जाता है। अकबर और बाबर की तरह शाहजहाँ भी एक वॉरियर लीडर था, यानी जंगजू लीडर था, और उसने अपने एम्पायर को फैला दिया था सदर्न इंडिया में, ठीक है, और उसने दिकान तक अपना कंट्रोल हासिल कर लिया था। इसने ताकत की जोर पे पोर्टुगीज़ को हटाया था, जो कि अकबर के टाइम से ही वहाँ बंगाल में ट्रेडिंग कर रहे थे। क्यों हटाया था पोर्टुगीज़ को? क्योंकि लोगों की क्या चलन होती है, जो कब्ज़ा करना चाहते हैं वो पहले ट्रेडिंग के लिए आते हैं, फिर वहाँ पे जो लोगों को हायर करते हैं यानी इनके मज़दूर लोग होते हैं, तो वो इलाका उनकी फेवर में आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह वो इन्फ्लुएंस होकर उस एरिया पे कब्ज़ा करने लगते हैं। तो जो शाहजहाँ को उसको अंदाज़ा हो गया था कि ये लोग जो है यहाँ पे अकबर के टाइम से बैठे हुए हैं, इसका मतलब उनकी कोई प्लानिंग है यानी कब्ज़ा करने की। तो इसलिए उसने ताकत की ज़ोर पे पोर्टुगीज़ को यहाँ से हटवा दिया बंगाल से। शाहजहाँ जो है वो अपने मुग़ल पावर के बारे में बहुत कंसर्न था, क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे थे जिसमें इन लोगों की शुरुआत से ही हुकूमत थी, जैसे कि नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट सेंट्रल एशिया के। तो लेकिन वहाँ पे उन्हें कब्ज़ा दोबारा नहीं मिल पा रहा था, इसकी वजह से उसे परेशानी हो रही थी। मुग़ल्स हमेशा से चाहते थे, उनका एम्बिशन था कि वो सिक्योर कर सकें अपनी पावर को उस एरिया के अंदर, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया था हराना पर्शियंस को, और वहाँ पर जो लोकल चीफ्तान मौजूद थे उनको हराना वहाँ पर बहुत मुश्किल था। ये एरिया उनके कब्ज़े में था। शाहजहाँ ने मैनेज कर लिया था, वो कंधार को 2 साल के लिए उसने अपने कब्ज़े में ले लिया था, लेकिन वापस उसके पास से वो एरिया चला गया था, जो कि बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी मुग़ल्स के लिए। इट्स अ फैक्ट में बात हो रही है कि मुग़ल रूलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, लेकिन उन्हें गरीबों का भी बहुत ख्याल था। अकबर और जहांगीर जब भी मजहबी कोई त्यौहार आता था तो उसमें वो अपनी वाइफ यानी प्रिंसेस का, मुग़ल प्रिंसेस का वज़न करवाते थे, ठीक है, और जितना उसका वज़न होता था उसके हिसाब से तोल करते थे, उसको तोलते थे अपनी वाइफ को या अपनी प्रिंसेस को, और उसके बदले जो है उतना ही गोल्ड और प्रेशियस ज्वेल्स जो है वो गरीबों में बांट देते थे। ये सारी ज्वेलरीज जो है वो होली मैन को दी जाती थी, यानी जो मजहबी मैन लोग थे उनको, और गरीब लोगों को। अब हम हार्टी एक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, यानी उसने क्या कंस्ट्रक्शंस करवाई थी। उसके दौर में जो है बहुत फ्लरिश किया था कंस्ट्रक्शन का काम, उसने बहुत जो किया था वो बहुत फ्लरिश किया था, उसमें बहुत ग्रोथ देखी गई। उसने इनकरेज किया था लेविश लाइफ स्टाइल्स को, क्योंकि वो क्या कर रहा था कि हर चीज़ को डेकोरेटिव बना रहा था, खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा था, और उसने कलरफुल टाइल्स का भी इस्तेमाल किया था, और इस्लामिक कैलीग्राफी यानी इस्लामिक वे ऑफ आर्ट ऑफ राइटिंग जो है ना, जो जैसे आयतें वगैरह होती हैं उनको एक ख़ास तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जो है उसने ज्वेलरीज वगैरह जो है उससे डेकोरेट किया था। स्टडेड मीन्स डेकोरेट किया था उसने दीवारों को, किससे डेकोरेट किया था, ज्वेलरी से। और किसकी दीवारों को किया था, पैलेसेस यानी महल और मस्जिद की दीवारों को उसने ज्वेलरी से डेकोरेट किया था। शाहजहाँ ने इंट्रोड्यूस कराए थे वाइट मार्बल अपनी बिल्डिंग्स के अंदर, कॉम्प्लीमेंटिंग कहते हैं, ताकि वो और वाज़े नज़र आए, उसकी खूबसूरती और वाज़े हो। और आप यूँ भी कह सकते हो कि उसने जो रेड ब्रिक्स, पहले जो पुराने ज़माने में रेड ब्रिक्स यूज़ होती थी ना, पत्थर के जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं वो रेड कलर के होते थे, उससे उसने जान छुड़ा ली थी, और उसकी जगह उसने क्या करा था, वाइट मार्बल्स का इस्तेमाल किया था। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि जहांगीर की वाइफ का नाम क्या था, नूरजहाँ था, और नूरजहाँ के बेटे का क्या नाम था, नूरजहाँ, और जहांगीर के बेटे का नाम शाहजहां था, ठीक है। उसकी शादी किससे हुई थी, उसकी माँ की जो यानी नूरजहाँ की भतीजी से हुई थी, ठीक है। तो कहते हैं कि उसका नाम क्या था, मुमताज़ था। मुमताज़ शाहजहाँ की क्वीन बनी, और नूरजहाँ की वो भतीजी थी, लेकिन वो अपनी आंटी की तरह बिल्कुल भी नहीं थी, ना ही वो पॉलिटिकली एम्बिशियस थी। शाहजहाँ उससे अपने साथ लेकर जाते थे जब भी वो ट्रैवल करते थे या बिज़नेस के लिए जाते थे, और इस तरह थोड़ी बहुत उनकी बात मानी जाती थी या उनका इन्फ्लुएंस थोड़ा नज़र आता था। अदरवाइज़ वो एज सच रूल नहीं कर रही थी, और वो पर्सनल सपोर्ट करती थी अपने हस्बैंड की, और उनकी खुद की कोई पावर नहीं थी। अब हम पढ़ेंगे द स्टोरी बिहाइंड द ताजमहल। मोस्ट फेमस शाहजहाँ की बिल्डिंग कौन सी थी, ताजमहल थी, जो कि आगरा में बनाई गई। इसके पीछे एक ट्रेजिक स्टोरी है।
इसकी कंस्ट्रक्शन के पीछे क्या स्टोरी है, कि यहाँ पर जो है शाहजहाँ की फेवरेट वाइफ मुमताज़ का मकबरा है, ठीक है, वहाँ पे इसकी कब्र है जो कि 1631 में इंतकाल कर गई थी। पूरा कॉम्प्लेक्स ताजमहल का इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि इसके आसपास गार्डन है जो कि बिल्कुल पैराडाइज का मंजर पेश करते हैं, जैसे कहीं जन्नत जैसा हो। और इत्तेफाक से ये बेस्ट एग्जाम्पल है मुग़ल आर्किटेक्चर की आज की दुनिया में, ठीक है। बहुत ही इसको खूबसूरत माना जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है कि ये किस तरीके से बनाया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको बनाया गया है और उसको कंप्लीट कब किया गया, 1643 में बनाया गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया था ये। अच्छा, अभी आप देखें सारी हिस्ट्री के आपने चैप्टर्स वगैरह पढ़े हैं ना, तो उसमें आप क्या देखते हो कि जिसने कंस्ट्रक्टिव काम किया है लोगों के लिए वही फेमस हुआ है। जंग से तो वैसे भी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप सारा इन अ नटशेल देखो तो रूलिंग पावर और उसी को माना गया है जिसने जो है कंस्ट्रक्शन में काम किया, लोगों की फेवर के लिए काम किया, तो वही प्रमोट हुआ है। तो आप जंग करके तो आप एरिया हासिल कर लेते हो, लेकिन उस एरिया को आपको जो है क्या करना है, आबाद करना है, उसको डेवलप करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होना चाहिए कि आप भले थोड़े एरिया पर हो, हुक्मरान भले थोड़े एरिया पे हो, लेकिन अगर उस एरिया को अच्छे से कंस्ट्रक्टिव वे में और डेवलपमेंट वे में वो अगर चला सकता है तो वही सक्सेसफुल कहलाता है, ना कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीनें हों और वो सक्सेसफुल हो। ये इससे बेटर है, ठीक है, कि आपके पास थोड़ा और आप अच्छे से काम करो तो आप दुनिया में आपका नाम रह जाता है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।